छतरी कॉलेज में कौन आया? आधी रात को सुहानी को सुनाई दी एक अनजानी आवाज, जिसकी वजह से सुहानी को होने लगी बेहोशी और वो खुली आंखों से जा पहुंची हॉस्टल का दरवाजा खोलने। लेकिन तभी किसी ने पकड़ लिया उसका हाथ और सुहानी को आ गया होश। सुहानी ने पीछे मुड़कर देखा तो उसके सामने हॉस्टल वार्डन खड़ी थी। सुहानी को समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये क्या हो रहा है। वो नहीं जानती थी कि वो अपने रूम से यहाँ तक कैसे आ गई। वही वार्डन गुस्से से सुहानी को घूर रही थी। वार्डन को इस तरह गुस्से में खुद को घूरता देखकर सुहानी घबरा गई और हकलाते हुए बोली, मैम वो मैं। सुहानी इससे ज्यादा कुछ बोल ही नहीं पा रही थी क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था जैसे कुछ देर पहले उसका खुद पर कोई कंट्रोल ही नहीं था। तभी हॉस्टल वार्डन ने सुहानी को डांटते हुए कहा, तुम लड़कियों को एक बात समझ नहीं आती क्या? इतनी रात को छुपकर कहाँ जा रही थी तुम? सुहानी को समझ नहीं रहा था कि वो वार्डन से क्या कहे, इसलिए उसने घबराते हुए कहा, मैम मैं कहीं नहीं जा रही थी, मैंने तो वो आवाज सुनी और फिर। ये कहते हुए सुहानी ने अपने सिर पर हाथ रख दिया और वो परेशान होते हुए बोली, मुझे खुद नहीं पता कि मेरे साथ क्या हो रहा है। सुहानी की ऐसी हालत देखकर वार्डन के चेहरे के भाव बदल गए और वो एक गहरी सांस लेते हुए बोली, ठीक है, अब तुम अपने कमरे में जाकर सो जाओ। वार्डन की बात सुनकर सुहानी बिना कुछ कहे अपने कमरे में चली गई और सुहानी के जाते ही वार्डन परेशान होते हुए बड़बड़ाकर बोली, इस लड़की के साथ भी वही हो रहा है जो कुछ वक्त पहले सृष्टि के साथ हुआ था। कहीं इसका भी वही अंजाम तो नहीं होने वाला जो सृष्टि का हुआ था। दूसरी तरफ सुहानी अपने कमरे में आकर सो गई। उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसके कमरे की खिड़की के पास कोई खड़ा होकर उसे ही देख रहा है। अगली सुबह निशा और सुहानी अभी भी गहरी नींद में सो रहे थे। तभी उनके कमरे के दरवाजे पर किसी ने नॉक किया, जिससे सुहानी की नींद खुल गई और उसने उठकर दरवाजा खोल दिया। उसके सामने दरवाजे पर वार्डन खड़ी थी। इससे पहले सुहानी कुछ कहती, वार्डन ने उसे इन्फॉर्म करते हुए कहा, सुहानी तुमसे कोई मिलने आया है, जल्दी से नीचे आ जाओ। वार्डन की बात सुनकर सुहानी ने कंफ्यूज होते हुए धीमी सी आवाज में कहा, यहाँ मुझसे मिलने कौन आ गया? शिमला में तो कोई भी मेरी पहचान वाला नहीं रहता। वो ये सोच ही रही थी कि तभी वार्डन ने फिर से कहा, जल्दी से नीचे आ जाओ। ये कहकर वो वहां से चली गई और सुहानी भी वार्डन के पीछे पीछे रिसेप्शन एरिया में आ गई। लेकिन वहां पहुंचते ही उसने देखा कि उसके सामने कुछ पुलिस वाले खड़े हैं। पुलिस को देखकर सुहानी चौंक गई, लेकिन तभी उनमें से एक इंस्पेक्टर ने सुहानी की तरफ देखते हुए पूछा, क्या आपका ही नाम सुहानी शर्मा है? ये सवाल सुनकर सुहानी ने घबराते हुए हाँ में अपना सिर हिला दिया तो इंस्पेक्टर आगे बोली, कल पुरानी रोड के पास हमें एक लाश हमें मिली थी। क्राइम लोकेशन के पास हमें आपका ये ID भी कार्ड मिला है, जरा चेक कीजिए ये आपका ही है ना? और अगर आपका ही है तो ये वहाँ कैसे पहुँचा? क्या आप हमें बता सकती है कि परसों रात को आप कहाँ थी? इंस्पेक्टर की आंखों में सुहानी के लिए साफ साफ शक दिखाई दे रहा था, लेकिन सुहानी इससे जरा भी नहीं डरी और नॉर्मल होने की कोशिश करते हुए बोली, सर मैं परसों रात उसी पुराने रोड से हॉस्टल आई थी, इसलिए शायद रास्ते में ये ID कार्ड गिर गया होगा। परसों रात 9:30 बजे से मैं हॉस्टल में ही थी, आप चाहे तो वार्डन मैम से पूछ लीजिए। इस पर वार्डन ने भी सुहानी का साथ देते हुए इंस्पेक्टर से कहा, सर सुहानी सच कह रही है, परसों रात 9:30 बजे से पूरी रात ये इसी हॉस्टल में ही थी। वार्डन की बात सुनकर इंस्पेक्टर ने सुहानी की ओर देखते हुए कहा, कल रात जब आप पुराने रोड से आ रही थी तो क्या आपने कुछ अजीब नोटिस किया था? कुछ देर सोचने के बाद सुहानी ने तुरंत जवाब देते हुए कहा, नहीं, मैंने तो ऐसा कुछ भी अजीब नोटिस नहीं किया। सुहानी अच्छे से जानती थी कि उस रात जो भी उसने पुरानी रोड पर देखा था उस बात पर कोई भी उसका भरोसा नहीं करेगा, इसलिए सुहानी ने वो बातें पुलिस से शेयर नहीं की और इंस्पेक्टर के पास सुहानी पर शक करने की कोई वजह ही नहीं बची, इसलिए वो थोड़ी पूछताछ करके वहां से चले गए। कुछ देर बाद सुहानी निशा के साथ कॉलेज जा पहुंची थी। क्लास स्टार्ट होने में अभी कुछ वक्त बाकी था, इसलिए सुहानी, निशा और विवेक पार्किंग के पास खड़े होकर आपस में बातें कर रहे थे। तभी ब्लैक कलर की एक बड़ी सी कार कैंपस में आकर रुकी और सभी की नजर उस कार पर जाकर रुक गई। तभी कार में से एक लड़का बाहर निकला जिसने ब्लू जीन्स और ब्लैक लेदर जैकेट पहना हुआ था। उसकी हाइट लगभग 6 फीट थी। उसकी पर्सनैलिटी इतनी शानदार थी कि कोई भी उसे एक बार देख ले तो अपनी नजरें उससे हटा ही ना पाए। पूरे कॉलेज की नजर उस लड़के पर ही थमी हुई थी। सुहानी, निशा और विवेक भी उसे ही देखे जा रहे थे, लेकिन वो लड़का बिना किसी पर ध्यान दिए सीधे कॉलेज के अंदर चला गया। उसके जाने के बाद सारी लड़कियां उसके बारे में बातें करने लगी, लेकिन निशा थी कि उस लड़के को देखकर जरा भी खुश नहीं थी। निशा मुंह बनाते हुए बोली, इस पर तुम ध्यान ना दो सुहानी, तो ही अच्छा है। निशा का सीधे जवाब ना देने पर विवेक ने सुहानी के सवाल का जवाब देते हुए कहा, ये हमारे कॉलेज के प्रोफेसर है, युवराज दीवान। इनके पापा यशवंत दीवान हमारे कॉलेज के ट्रस्टी है।
वैसे तो युवराज सर एक बिजनेसमैन है, लेकिन पढ़ाना इनकी हॉबी है, इसलिए यहाँ क्लासेस लेने आ जाते हैं। ये सुनते ही सुहानी ने विवेक से पूछा, लेकिन निशा युवराज सर से इतना क्यों चिढ़ रही है? सुहानी के इस सवाल पर निशा गुस्से में भड़कते हुए बोली, अब क्लास अटेंड कर लें, या तुम दोनों को बकवास ही करनी है। निशा को यूं गुस्सा करते देखकर विवेक और सुहानी ने आगे और कोई भी सवाल जवाब नहीं किया और वो निशा के साथ कॉलेज के अंदर चले गए। सुहानी अपने कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से 3 महीने लेट कॉलेज आई थी, इसलिए वो इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि 3 महीने पहले यहाँ क्या हुआ था। क्लास में सुहानी, निशा और विवेक बाकी स्टूडेंट्स के साथ जाकर बैठ गए। क्लास में बिल्कुल खामोशी छाई हुई थी। तभी कुछ ही देर बाद वहाँ किसी के तेज कदमों की आहट सुनाई देने लगी। उस आहट को सुनकर सभी स्टूडेंट्स नर्वस हो गए। सुहानी को ये देखकर काफी अजीब लगा तो वो पास बैठी निशा की ओर देखने लगी, जो इस वक्त काफी नाराज लग रही थी। इसलिए सुहानी ने निशा से कुछ नहीं कहा और पास में बैठे विवेक की तरफ झुकते हुए धीमी आवाज में पूछा, क्या हुआ? सब इतने घबराए हुए क्यों है? विवेक ने भी तुरंत धीमी आवाज में जवाब देते हुए कहा, अगर तुम नहीं चाहते कि तुम्हें कॉलेज से निकाल दिया जाए तो अगले 1 घंटे तक बिल्कुल खामोश रहना। सुहानी को विवेक की बात समझ नहीं आई और वो कंफ्यूज होते हुए बोली, लेकिन क्यों? इससे पहले विवेक इस बात का जवाब देता, क्लासरूम में किसी की एंट्री हुई। सुहानी ने दरवाजे की तरफ देखा तो उसे सामने युवराज दीवान खड़ा हुआ दिखाई दिया। युवराज अपने चेहरे पर बिना कोई एक्सप्रेशन लिए क्लासरूम के अंदर एंटर हुआ। इस वक्त उसकी आंखें बिल्कुल शांत और गहरी दिखाई दे रही थी। युवराज के आते ही सभी स्टूडेंट्स उठकर खड़े हो गए और तभी युवराज ने बिना किसी एक्सप्रेशन के कहा, सीट डाउन प्लीज। जैसे ही सुहानी ने युवराज की आवाज सुनी, वो शॉक्ड रह गई और आंखें फाड़कर युवराज को देखने लगी। युवराज की तरफ देखते हुए उसने अपने मन में कहा, युवराज सर की आवाज तो बिल्कुल उसी लड़के जैसी है जिसने पुरानी रोड पर मुझे उस साये से बचाया था, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? सुहानी ये सब सोचते हुए ध्यान से युवराज को ही देखे जा रही थी, क्योंकि युवराज की हाइट और फिजिक बिल्कुल उस उड़ी पहने हुए लड़के के जैसी ही लग रही थी। सुहानी ने एक बार फिर से हैरान होते हुए खुद से कहा, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? युवराज सर आधी रात को उस हॉन्टेड प्लेस पर क्यों जाएंगे? सुहानी युवराज को एकटक देखते हुए यही सब सोच रही थी कि तभी युवराज स्ट्रिक्ट आवाज में चिल्लाते हुए बोला, ये क्लास स्टूडेंट्स के पढ़ने के लिए है। जिन्हें अपने ख्यालों में खोए रहना है वो क्लास से बाहर जा सकते हैं। सुहानी इतनी तेज आवाज सुनकर अपने ख्यालों से बाहर आ गई और उसे ये समझने में देर नहीं लगी कि युवराज ने ये सब सुहानी के लिए ही कहा था। वहीं सुहानी युवराज से अपनी नजरें हटाकर अपनी किताबों पर ध्यान देने लगी और युवराज ने अपना आज का लेक्चर स्टार्ट कर दिया। युवराज क्लास में लेक्चर दे रहा था और सुहानी बीच बीच में नजरें चुराकर उसे ही देखे जा रही थी। वो चाहकर भी ना अपने ख्यालों को रोक पा रही थी और ना ही युवराज से अपनी नजरें हटा पा रही थी। वहीं युवराज ये बात अच्छे से नोटिस कर रहा था, लेकिन इसमें वो कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रहा था। तभी अचानक से सुहानी को वही आवाज सुनाई देने लगी जो उसे कल देर रात सुनाई दे रही थी। मेरी मदद करो प्लीज, मुझे यहाँ से निकालो, प्लीज हेल्प मी, प्लीज मुझे यहाँ से बाहर निकालो। उस आवाज में आज भी उतना ही दर्द था जितना कि कल रात को था। जैसे ही सुहानी को वो आवाज सुनाई दी, अचानक से युवराज पढ़ाते पढ़ाते खामोश हो गया और कुछ देर तक एक ही जगह पर खामोश खड़े रहा। कुछ देर बाद युवराज को याद आई कि वो क्लास में है और वो बिना कुछ कहे बीच में ही क्लास छोड़कर वहां से चला गया। सुहानी को ये सब काफी अजीब लग रहा था, लेकिन बाकी के स्टूडेंट्स युवराज के इस एरोगेंट बिहेवियर से अच्छे से वाकिफ थे, इसलिए उन्हें ये बिल्कुल अजीब नहीं लगा। तभी सुहानी ने कंफ्यूज होते हुए खुद से कहा, वो आवाज आते ही युवराज सर खामोश क्यों हो गए? क्या उन्हें भी वो आवाज सुनाई दी थी? सुहानी को समझ नहीं आ रहा था कि कॉलेज आते ही उसके साथ ये सब क्या हो रहा है। वो सोच में पड़ गई थी कि ये सब सच है या उसका कोई वहम। रात का वक्त, निशा और सुहानी डिनर टेबल पर बैठे हुए थे। दोनों के सामने डिनर रखा हुआ था, लेकिन निशा कुछ खा नहीं रही थी। वो अब भी काफी गुस्से में लग रही थी। निशा को ऐसे देखकर सुहानी उसे छेड़ते हुए बोली, क्या हुआ मैडम, आपका मूड इतना ऑफ क्यों है? विवेक से लड़ाई हो गई क्या? ये सुनकर निशा ने सुहानी को गुस्से से एक नजर देखा, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं दिया। निशा का ऐसा बिहेवियर देखकर सुहानी समझ गई कि जरूर कोई सीरियस बात है, इसलिए उसने सीरियस टोन में पूछा, क्या बात है निशा, तुम मुझे बता सकती हो? तो निशा ने चिढ़ते हुए कहा, वो युवराज दीवान, जब भी उसे देखती हूँ ना मेरा खून खौल जाता है। चला क्यों नहीं जाता वो कॉलेज से? ये सुनकर सुहानी ने क्यूरियस होते हुए पूछा, यार क्या बात है, तुम उनसे इतना गुस्सा क्यों हो? निशा ने तुरंत एक गहरी सांस लेकर अपना गुस्सा कंट्रोल करने की कोशिश करते हुए कहा, सुहानी, तुमसे पहले मेरे रूम में एक लड़की रहती थी, उसका नाम सृष्टि था, जो अब मर चुकी है। पता है उसकी मौत का जिम्मेदार और कोई नहीं बल्कि यही युवराज दीवान है। सुहानी ये सुनकर शॉक्ड होते हुए बोली, युवराज सर?
लेकिन कैसे? वो किसी की मौत के जिम्मेदार कैसे हो सकते हैं? निशा आगे कुछ कहने ही वाली थी कि तभी हॉस्टल की लाइट्स चली गई और मेस में बैठी सारी लड़कियां एक साथ चिल्लाते हुए बोली, अरे अब लाइट को क्या हो गया? ये भूतिया जगह कम है क्या डराने के लिए? जो अंधेरा भी आ गया। तभी वार्डन वहां आकर लड़कियों को शांत कराते हुए बोली, तुम सब शांत हो जाओ, मैं रघु से कहती हूँ लाइट चेक करने के लिए। सुहानी को अब भी युवराज और सृष्टि से जुड़ी पूरी बात जाननी थी, इसलिए उसने निशा से कहा, निशा प्लीज मुझे पूरी बात तो बताओ। लेकिन निशा ने उसे टालते हुए कहा, फिर कभी यार, आज मूड ठीक नहीं है और देखना लाइट भी चली गई है। सुहानी आज ही पूरी बात जानना चाहती थी, लेकिन उसने निशा के खराब मूड को देखकर उसे फोर्स नहीं करा। डिनर के बाद निशा और सुहानी अपने रूम में आ गए और कुछ ही देर में निशा गहरी नींद में सो गई, लेकिन सुहानी बेड पर लेटे हुए सीलिंग को घूर कर देख रही थी। इस वक्त उसके दिमाग में निशा की कही हुई बातें ही रिपीटेशन में चल रही थी कि सृष्टि की मौत का जिम्मेदार युवराज दीवान है। ये सोचते हुए सुहानी खुद से बोली, अगर मैं सही हूँ तो उस रात युवराज सर ने ही मुझे उस साये से बचाया था, जबकि वो मुझे जानते भी नहीं थे। तो फिर वो किसी के मौत की वजह कैसे हो सकते हैं? और आज वो ऐसे अचानक क्लास से चले क्यों गए? क्या वो भी उन आवाजों को सुन सकते हैं जो मुझे सुनाई देती है? सुहानी यही सब सोच रही थी कि तभी उसकी नजर अपने कमरे की खिड़की पर गई और एक पल के लिए उसे ऐसा लगता है जैसे कोई खिड़की के बाहर खड़ा होकर उसे देख रहा था। पहले तो वो थोड़ा घबरा गई, लेकिन फिर हिम्मत करके वो उठते हुए धीरे धीरे खिड़की की तरफ जाने लगी। खिड़की के पास पहुंचते ही उसने बाहर की तरफ देखा, जहां इस वक्त कोई भी नहीं था। तो सुहानी ने बाहर की ओर देखते हुए खुद से कहा, शायद ये मेरा वहम था। ये कहकर उसने खिड़की को बंद कर दिया और वापस अपने बेड पर आकर सो गई। लेकिन अभी भी खिड़की के बाहर एक आदमी खड़ा था जो एकटक सुहानी को ही देखे जा रहा था। आखिर कौन था वो आदमी और वो क्यों रख रहा था इतनी रात को सुहानी पर नजर? क्या युवराज भी उन आवाजों को सुन सकता था? और क्या सच में युवराज ही था सृष्टि की मौत की वजह?